हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश पटेल। और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखो, लास्ट लेक्चर तक मैंने ऑटो इम्यूनिटी पूरा कवर कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन को समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्राफ्ट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट मतलब सेल्फ ग्राफ्ट। बेसिकली जो स्किन ग्राफ्ट्स होते हैं ना, जो हम सेल्फ ग्राफ्ट मतलब खुद के स्किन हम कहीं पर बर्न्स या हो तो उस केस में यूज़ कर सकते हैं। फिर आइसोग्राफ्ट। आइसो मतलब सेम, और इस दुनिया में जो लोग सेम है वो आइडेंटिकल ट्विन्स ही है, उसके अलावा और कोई सेम नहीं है, मतलब 100% सेम नहीं है। फिर एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट मतलब सेम स्पीशीज में ग्राफ्ट दिया जाए ना तो उसे एलोग्राफ्ट बोलते हैं। और लास्टली जीनोग्राफ्ट। ये डिफरेंट स्पीशीज के लिए होता है, जो आजकल बहुत ही कम यूज़ होता है। देखो, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता क्यों है। ग्राफ्ट रिजेक्शन में मेन प्रॉब्लम है एमएचसी की मैचिंग। अगर एमएचसी मिसमैच हो गए तो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और एमएचसी है वो स्पेसिफिक है, हर किसी के लिए अलग अलग है। अगर आप कंपेयर करोगे मेरा, आपका, किसी और का, ये एमएचसी सबके लिए डिफरेंट है। इसीलिए कभी कभी इसके लिए सेल्फ क्लास एमएचसी भी यूज़ किया जाता है। और एमएचसी क्या है ये तो हमें पता ही है। एमएचसी मतलब क्लस्टर ऑफ जीन्स है जो कि क्रोमोसोम 6p मतलब शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट है। ठीक है। देखो, अभी हमें ग्राफ्ट रिजेक्शन को अवॉइड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एमएचसी की मैचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, ये एमएचसी 1 रीजन है और ये एमएचसी 2 रीजन है। एमएचसी 1 पे HLA-A रीजन है, HLA-B रीजन है और HLA-C रीजन है। फिर एमएचसी 2 पे HLA-DP, HLA-DQ और HLA-DR रीजन है। ठीक है, ये समझो। और ये इंडिविजुअल है ना, इसको हम अलील बोलेंगे। और ये दोनों कंबाइन हो जाएगा ना तो इसको जीन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। मतलब एमएचसी 1 है, एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, उस पर 3 अलील है। और एमएचसी 2 पे भी 3 अलील है। ठीक है। अब देखो सपोज करो कि ये मतलब एमएचसी 1 है वो सारे ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि एमएचसी 1 पे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो मैंने बोला था एमएचसी 1 है वो कहाँ प्रेजेंट थे, सारे ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स और प्लेटलेट्स पे। और एमएचसी 2 है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट है। मतलब देखो, ये किडनी है, ये किडनी एज अ ग्राफ्ट हमें देनी है, तो किडनी के सरफेस पे एमएचसी 1 और एमएचसी 2 दोनों प्रेजेंट होगा। और ये रिसिपिएंट में ग्राफ्ट दे दिया है। तो अब क्या होगा कि इम्यून सिस्टम है रिसिपिएंट का, वहाँ पर एंटीबॉडी और टी सेल्स प्रेजेंट होंगे और टी सेल्स आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा खुद का एमएचसी 1 और एमएचसी 2 नहीं है, ये फॉरेन एमएचसी 1 और एमएचसी 2 है। तो ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज और टी सेल्स जो भी प्रोड्यूस हुए होंगे वो जाके इस एमएचसी 1 और एमएचसी 2 को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही ये डिस्ट्रॉय करेंगे, इसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अब देखो, एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये एंटीबॉडी और टी सेल्स यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। ऑब्वियस सी बात है, ये ब्लड के थ्रू यहाँ पर पहुँचेंगे। मतलब जो ऑर्गन्स जिसकी ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हाईली वेस्कुलर ऑर्गन्स है, उनमें ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और जो स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स एवेस्कुलर है कंपैरेटिवली, उनमें ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, क्लियर है ना। देखो, अभी हमारा सबसे मेन एम होना चाहिए कि हम ग्राफ्ट रिजेक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, एमएचसी को मैच करना होगा। और वो भी किसके, डोनर्स और रेसिपिएंट्स दोनों के। हमने देखे थे कि 6 टोटल जीन्स प्रेजेंट थे, उसमें से भी हमें ना 3 को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जीन तो एटलीस्ट मैच होने ही चाहिए। और वो कौन कौन से है, HLA-1A, HLA-1B और HLA-2DR। देखो, ऐसा नहीं है कि HLA-1C, HLA-2DP और DQ इनको मैच नहीं करना है, पर ये 3 है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इन 3 को तो मैच करना ही है। उसके अलावा और एडिशनल मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं होगे तो भी इतना कुछ टेंशन नहीं है। पर ये 3 तो एटलीस्ट मैच होने ही चाहिए। देखो, ये 3 जीन्स है, ठीक है, और 3 जीन्स है तो इसको मैं 6 अलील्स भी कह सकता हूँ, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है ना। इंडिविजुअल की बात करेंगे तो अलील कहेंगे और दोनों को साथ में काउंट कर लेंगे तो जीन्स कहेंगे। ठीक है। अब देखो,
अब मेन क्वेश्चन है, देखो ये ऑर्गन्स है और इनके ऊपर से HLA की मैचिंग करनी है। देखो कॉर्निया है वो एवेस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, और एवेस्क्यूलर स्ट्रक्चर है मतलब एंटीबॉडीज या टी सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर HLA मैचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो कौन कौन से हमें अलील्स मैच करने, जब हमें HLA मैचिंग ही नहीं करनी है तो अलील्स 0 आउट ऑफ 6 मतलब कोई रिक्वायर्ड नहीं है अलील्स की, ठीक है। अब देखो हार्ट और लंग्स, हार्ट और लंग्स है ना ये नॉर्मली ग्राफ्ट के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। देखो यहाँ पर ये ओरिजिनल वाले हार्ट की बात हो रही है, ये मूवीज़ वाले हार्ट की बात नहीं हो रही है कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर ओरिजिनल हार्ट चाहिए, तो यहाँ पर ग्राफ्ट की अवेलेबल ही नहीं होती है। अगर आपको ग्राफ्ट मिल रहा है तो आपको ले ही लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इम्यूनो सप्रेशंस भले लेने पड़े, पर ये अवेलेबल ही नहीं होता है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है पेशेंट के पास कि वो HLA मैचिंग करने में टाइम वेस्ट करे। इसीलिए अगर ये आपको मिल रहा है तो आप ले लो, उसके बाद इम्यूनो सप्रेशन भले लेते रहना। तो यहाँ पर भी एलील्स 0 आउट ऑफ 6 मैचिंग। अब देखो जब बात आई ये लीवर और किडनी, लीवर और किडनी में एटलीस्ट 50% HLA मैचिंग होनी चाहिए। 50% HLA मैचिंग होगी तो मतलब ये आइडियल केस है। अभी 50 से ज़्यादा 70 हो सकती है, 80 हो सकती है, वो हो तो और ज़्यादा अच्छा है, पर एटलीस्ट 50% तो HLA मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो 50 है तो 1A 1B और 2DR में 50% मैच एटलीस्ट करना चाहिए, ताकि एंटीबॉडीज़ है या टी सेल्स है वो इसको फॉरेन ना कंसिडर करे जब आप इम्यूनोसप्रेशंस ले रहे हो, ठीक है। अब 50% मैच होगी तो एलील्स कितने मैच होने चाहिए? 3 एलील्स मैच होने चाहिए आउट ऑफ 6। अब देखो बोन मैरो, बोन मैरो में तो नियर टू 100%, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाए। इसलिए बोन मैरो में ऑलमोस्ट 100% जितनी HLA मैचिंग होनी चाहिए, तभी आप बोन मैरो को एज अ ग्राफ्ट लगा सकते हो, वरना बोन मैरो पे बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, ये तुरंत ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। इसमें आउट ऑफ 6 अलील्स में से 6 मिलने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? देखो जो हमने पढ़ा था कि जिस स्ट्रक्चर की ब्लड सप्लाई जितनी अच्छी होगी उसको उतनी ज़्यादा HLA मैचिंग करनी पड़ेगी। अगर HLA मैचिंग नहीं करेंगे तो फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। कॉर्निया सबसे कम लीस्ट वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर एलील 0 आउट ऑफ 6 पे मैच हो जाए तो भी मतलब मैच करनी ही नहीं है हमें, पर उसको ऐसे ही ले सकते हैं। फिर हार्ट और लंग्स, ग्राफ्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती इतनी ज़्यादा, अगर आपको मिल रहा है ग्राफ्ट तो आपको ले ही लेना चाहिए। फिर लिवर और किडनी में एटलीस्ट 50% ऑफ HLA मैचिंग होनी चाहिए, तब आप वो ले सकते हैं ग्राफ्ट। फिर बोन मैरो में 90 to 100% HLA मैचिंग मिलनी चाहिए, तो हम उसे ग्राफ्ट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ्ट रिजेक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो 3 टाइप्स का ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। सबसे पहला है हाइपर एक्यूट, फिर एक्यूट और क्रोनिक। देखो जैसे इनका नेम है इनका टाइम भी वैसा ही है। हाइपर एक्यूट मतलब बहुत ही फास्ट, मिनट्स टू आवर्स में हो जाएगा। फिर एक्यूट को होने में वीक्स का टाइम लगेगा, और क्रोनिक में मंथ्स टू ईयर्स का टाइम लगेगा। अब इनका मैकेनिज्म क्या है? देखो हाइपर एक्यूट के केस में ना प्री फॉर्म्ड एंटी डोनर HLA एंटीबॉडीज अगर रेसिपिएंट में प्रेजेंट होगी तो फिर ये हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। ये जनरली रेयर होता है, क्योंकि हम सबसे पहले देखते हैं कि HLA एंटीबॉडीज रेसिपिएंट में प्रेजेंट तो नहीं है। अगर प्रेजेंट होगी तो हम वहाँ पर ग्राफ्ट देते ही नहीं है। इसीलिए हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि HLA एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट होगी तो हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। और ये एंटी डोनर HLA एंटीबॉडीज़ कहाँ से आए रेसिपिएंट के ब्लड में? ये या तो पहले कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो वहाँ से आ सकती है, या फिर कोई पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हो उसकी वजह से भी आ सकती है। तो ये यहाँ पर कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होगी? टाइप 2 और टाइप 3 दोनों होगी, पर टाइप 2 ज़्यादा होगी कंपेयर टू टाइप 3, ठीक है। ये याद रखना हो गया। ये हाइपर एक्यूट बहुत ही टाइप का रेयर है, क्योंकि हम पहले चेक करते हैं कि HLA एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं है। फिर एक्यूट में देखो एक्यूट प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज से नहीं होगा, ये पोस्ट ट्रांसप्लांट ही होगा, और वो एंटीबॉडी मीडिएटेड भी हो सकता है और टी सेल मीडिएटेड भी हो सकता है। अगर एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा तो यहाँ पर टाइप 2
हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, और टी सेल मीडिएटेड होगा तो यहाँ पर भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। ये हाइपर सेंसिटिविटी है। और ये एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन है, वो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है हमें। ठीक है, क्लियर। अब देखो लास्ट क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन भी हमें पोस्ट ट्रांसप्लांट ही देखने को मिलता है। मतलब ट्रांसप्लांट आपने कर दिया है, उसके बाद टी सेल्स के थ्रू ग्राफ्ट रिजेक्शन देखने को मिलता है, और टी सेल्स इन्वॉल्व है, मतलब ये भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का ये पार्ट है। और देखो ये नॉर्मली अकर नहीं करता है क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन, पर अकर तब करेगा जब पेशेंट है ना इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेना बंद कर देगा। ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेना ज़रूरी होता है ताकि आपकी इम्यूनिटी इसको सेंस ना कर पाए कि ये फॉरेन MHC1 है, फॉरेन MHC2 है, और इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। अगर पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट लेना बंद कर देगा तो फिर ये ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ग्राफ्ट रिजेक्शंस के जितने कॉन्सेप्ट्स से सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपने हिसाब से इसको बहुत ही ज़्यादा इजी करने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स से हेल्प हो रही होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।